अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन 3 इश्यूज़ पर हम बात करेंगे उसमें एक तो यह है कि नए DGISI की तैनाती क्यों अच्छी खबर नहीं है, और दूसरा क्या 8 फरवरी के इलेक्शन कलअदम होने जा रहे हैं, और तीसरा इशू जो है वो पंजाब हुकूमत ने PTI का जलसा कैसे नाकाम बनाया। तो ये 3 मामलात हैं, 3 इश्यूज़ हैं जिन पर हमने आज बात करनी है आपसे। और बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक खुशखबरी सुनानी थी, और वो ये है कि आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन के हवाले से जो एमनेस्टी स्कीम चल रही है वो अभी तक जारी है, हमने बंद नहीं की। और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, और उसके साथ साथ टली भी ऑन कर लें। तो मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हम जो बात का आगाज़ करेंगे वो करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत गर्मा गर्मी रही है। पहले फ़ैसले से पहले, बल्कि फ़ैसले पे ही बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज 8 रुकनी जो जजेज़ हैं, जो उनका मुश्तरका फ़ैसला या अक्सरीती फ़ैसला है, उसमें उन्होंने एक तरह से उसको जवाब शिकवा समझा जाए या मुस्तकबिल के जो मंसूबे हैं वो उन्होंने चाकआउट किए हैं वो उसका जिक्र किया जाए, या काजी फ़ायज़ ईसा की कई बातों का उन्होंने जवाब दिया उस पर बात की जाए। तो मेरे ख्याल है कि जो पहले एक तो यह है कि उन्होंने जो 2 अपने साथी जजेज़ हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अफ़गान, उनकी बातें उन्हें पसंद नहीं आई, बड़ी नागवार गुजरी हैं, जिसमें उनके ख़्याल में जो इनका फ़ैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अक्सरीती फ़ैसला है ये एक आइन पर मबनी नहीं है, आइनी नहीं है, और इस पर कोई अमल दरामद करना भी हुकूमत के लिए ज़रूरी नहीं है। ये उनका एक डिसेंटिंग नोट था। तो एक तो उन्होंने उसको टारगेट किया, उन्होंने क्या कि उन्हें साढ़े चंगी नहीं की थी, उन्होंने अजनी सी करना चाहिए था, फिर भी ऐसे इकट्ठे बैठने हैं तो वो किसी और यानी कि वो इख्तलाफ हमारे साथ कर सकते थे, लेकिन उनको इस अंदाज में इस ज़ुबान में बात नहीं करनी चाहिए थी। एक तो उन्होंने ये कन्वे किया। दूसरा जो है, जो काजी साहब ने कल नोटिस लिया हुआ था कि जनाब इन्होंने जो वजाहती फ़ैसला जारी किया, आजकल तो फ़ैसलों की भी कई किस्में हैं, मुख्तसर फ़ैसला, वजाहती फ़ैसला, तहरीरी फ़ैसला, तफसीली फ़ैसला। तो उन्होंने कहा ये जो वजाहती फ़ैसला है, काजी साहब ने उस पर नोटिस लिया हुआ था जी कि कौन सा बेंच बैठा है, कोई जो मुतलका अफ्रीकैन है उनको बताया गया या नहीं बताया गया, कौन से कोर्ट रूम में सब कुछ हुआ है। तो एक तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया, उन्होंने वही जो बातें वजाती फ़ैसले वाली थी वो आज वाला जो तहरीरी फ़ैसला है, तफसीली फ़ैसला है, उसमें डाल दी, जो कि 2 महीने और 10-11 दिन बाद आया है। यानी कि 12 जुलाई से ये मुख्तसर फ़ैसला आया हुआ था, उस टाइम इसकी पैदाइश हो गई थी, और अभी जो है यानी कि बाकायदा तौर पे ये जो है ना एक ज़ाहिर हुआ है, इसका ज़हूर हुआ है। तो जो एक तो उन्होंने काजी साहब को जवाब दे दिया कि जनाब वो भी असाई दे छिपा आता है। अब जो तीसरी बात है जो मैं करना चाह रहा हूँ आपसे, वो ये है कि ये फ़ैसला जो है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है के हवाले से, या इसमें बड़ी पेचीदगियाँ हैं। पेचीदगियाँ क्या हैं कि जो जिस अंदाज में इमरान खान कोई नवंबर दिसंबर की बातें कर रहे हैं और वो नए चीफ़ जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं और काजी फ़ायज़ ईसा के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, इसमें वो कोई उसकी निशानियां पाई जाती हैं, और वो निशानियां 2 हैं। एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बावर कराया उस फैसले में कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी अहम ड्यूटी है कि वो इस मुल्क में आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पर मज़ीद अभी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एक रिव्यू पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो किस रिव्यू की बात कर रहे हैं कि नज़रसानी की अपील है जो कि PTI का जो इंतहाबी निशान था उसके हवाले से जो काजी फ़ायज़ ईसा की क़यादत में जो बेंच ने फ़ैसला दिया था, बेसिकली उसकी तरफ इशारा है। तो बेसिकली उन्होंने एक तो काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं उनको भी ये रिमाइंडर दिया कि काजी साहब तुहाडे होंदे आए ना तुसां अख मीट ली सी और इलेक्शन ने बड़ी धांधली हुई है, ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने साथ कहा कि मेरा ख्याल है कि ये बात करने का अभी मुनासिब टाइम नहीं है। तो चूँकि यानी कि अभी जो है हमारे जो लर्नड ब्रदर्स हैं उन्होंने कोई इस पर अपना कोई एक रिव्यू भी करना है, तो मेरा रिव्यू हो ले, तो यानी कि उनका मतलब ये है कि तुसां किन्नी को देर हो काजी साहब, हमने अक्टूबर में हमने ही आके टेक ओवर कर लेना है, तो जो हम इसको देखेंगे, और शफाफ इलेक्शन की बात हो रही है। दूसरा जो इसी हवाले से उन्होंने बात की है
वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा है। उसने जो पीटीआई के बारे में तासुब का मुजाहरा किया, उनके बारे में इम्तियाजी सलूक का मुजाहरा किया, और वो 8 फरवरी के जो इलेक्शन हैं उनको ट्रांसपेरेंट बनाने में वो नाकाम रहा है, और उसमें उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स के किरदार का जिक्र किया। जनाब, ये जो 2 बातें हैं ना, ये बहुत ही अहम बातें हैं। आप समझें कि उस फैसले के अंदर जो एक डंग है ना, डंग, ठीक है, जो वो ये है कि ये जो है, यानी कि ये आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम कर सकता है। अगर मंसूर अली शाह वो चीफ़ जस्टिस बनते हैं और कोई आइनी अदालत वाला मामला नहीं होता, मतलब ये है कि अगर कोई आइनी अदालत बन जाती है फिर तो ये केस उधर चला जाएगा। लेकिन अगर यही रहती है, सुप्रीम कोर्ट रहती है, और अगर आइनी तरमीम नहीं आती, तो ये गवर्नमेंट जो है, ये मुझे कोई महीनों की मेहमान लगती है। ये केस जो है आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में इसको इन्होंने टेकअप करना है, और वो ये चाहेंगे कि हम जो है इलेक्शन को कहें कि ये इलेक्शन नॉन ट्रांसपेरेंट है और इनको नए इलेक्शन कराए जाए। ये बात इसको ज़हन में बिठा लें। ये इस फैसले में जो असल बात है वो जिस्ट ये है। बाकी जो बातें हैं ना, कि उन्होंने जो 2 जजेज़ हैं उनके ज़ुबान के हवाले से को अपना एतराज़ किया है या शिकवा किया है, या काजी फ़ायज़ ईसा को अपने वज़ाती फ़ैसले का हवाला दिया है, ये सारी ज़िमनी किस्म की तफसीलात हैं। जो असल चीज़ है कि जो वो बात उस फैसले में है वो ये है कि यानी कि जनाब असा फैसला कर लिया, बस 15 अक्तूबर गुजरन दो ना, काजी साहब ने जान दो, तो फिर असी देख लांगे, इस गवर्नमेंट को भी देख लेंगे, और फिर जो है कोई नए इलेक्शन होंगे। तो अगर ये मौजूदा जो सेटअप आता है, ये जो मंसूर अली शाह साहब वाला, तो चांसेस यही हैं कि आगे जाते हुए ये इलेक्शन कल अदम हो जाएंगे, और उसके बाद जो है फिर नवे सिरे तो ए गो तो गो दा मैदान, फिर वही जो है मामला शुरू हो जाएंगे। और ये वही चीज़ है कि जिस पे इमरान खान जो हैं वो काफ़ी देर से उम्मीद लगाए हुए हैं। अब यह है कि इस तनाज़ुर में मुझे तो ये लगता है कि जैसे तरमीम वाला मामला और ज़्यादा इनको गवर्नमेंट को एक फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, डेस्परेट भी हो जाएंगे कि हम तरमीम करें और जल्दी से जल्दी कोई एक चेकमेट दें। अब जो है कि बाकी जो काजी साहब हैं वो भी कोई जाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। नहीं कि उन्होंने देखें कि उन्होंने 30 सितंबर को इस तरीके से केस लगाए हैं कि जैसे कहते हैं ना कि समान 100 बरस का पल की खबर नहीं को, यानी कि वो अभी उन्होंने अक्टूबर में रिटायर होना है और उन्होंने केस लगा लिए हैं जो 2 एक उनकी नज़र में बड़े क्रूशल केसेस हैं। एक वो 63A वाला है कि जो आइन में जो एक मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन को डिफ़ाइन किया गया है कि वो किसी और को वोट नहीं देता था अपनी पार्टी पॉलिसी से हट कर, कोई चंद एक मामला पर वो वोट नहीं दे सकता। तो पहले ये था कि वो अगर वोट देता है तो वोट उसका काउंट हो जाएगा, लेकिन उसको नाअहल करार दिया जाएगा। बाद में एक उमर अताब बंदयाल ग्रुप ने एक फ़ैसला सुनाया था जब उधर पंजाब असम्बली में वोटिंग वाला अमल जो है, कई इनके लोग जो हैं वो दूसरी साइड पे वोट दे रहे थे, तो बल्कि दे दिए थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि इनके वोट भी काउंट नहीं होंगे और वो बाद में डिस्क्वालीफाई भी होंगे। अब यह है कि आइन की ये मंशा नहीं है या आइन में ये बात नहीं लिखी हुई। ये तशरीह जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने की तो इस पर काफ़ी एतराज़ आए, और उस टाइम से एक रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी और रिव्यू पिटीशन को वो सुन नहीं रहे थे। तो ये मामला जो है ये उधर ही लटका हुआ था, और वो अब जो है काजी साहब जो है ना वो लगा लिया उन्होंने, और साथ उन्होंने जस्टिस मंदोखिल जो है उनको भी बिठा लिया है, और भी जो है बाकी लोग हैं वो भी बिठा लिए हैं। और जो दूसरा ऑडियो केस वाला मामला है कि जो जस्टिस साकब अंसार के बेटे की ऑडियो थी कि जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं किसी से को पैसों के लेन देन का, कि पीटीआई के टिकट का, वो मामला जो है वो हाई कोर्ट से चला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो उस मामले में सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो फिर आगे इधर सुप्रीम कोर्ट आया। काजी साहब ने वो केस जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की क़यादत में वो केस उसको उन्होंने वो भी फिक्स कर दिया जी कि तुसी भी सुनिया करो। बाय द वे आज उनकी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग थी उसमें से जैसे मंसूर अली शाह में उठ के आ गए, उन्होंने कहा जी कि ये जो आर्डीनेंस के ज़रिए अमेंडमेंट हुई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, कि जिसके तहत जो तीसरा जज है वो चीफ जस्टिस किसी को भी लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और आज के केस में उन्होंने अमीनुद्दीन खान जो है वो उस कमेटी में थे। अमीनुद्दीन खान जो है उनके पहले भी यानी कि उनके खिलाफ वो फैसले में भी जिक्र करके आए हुए थे मंसूर अली शाह, अब जो आगे उनको फिर नज़र आ गया, उन्होंने कहा कि मैं तो वैसे ही आउट हाँ।
तो असीर पहली शिकस्त मान लेने, वो जो है जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो कमेटी से उठकर आ गए, और फिर बाकी जो है यानी कि उन्होंने आपस में बैठ के काजी साहब ने कहा कि मीनुद्दीन 10 की फ़ैसला करिए। उन्होंने फिर जो बेंच बनाए हैं उसमें एक मंसूर अली शाह साहब को बना दिया, उसमें भी जो 2 जजेज़ हैं मंसूर अली शाह या शायद यही आफरीदी जो है यानी कि इनके बारे में मैं नहीं कह सकता कि वो किसी एक साइड पर हैं। बाकी जो उनके अलावा 3 जजेज़ हैं, अगर मैं माजी में उनका एक पैटर्न देखूं, ये नहीं है कि वो कोई साइडें लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका एक कंसिडर्ड व्यूज़ हो, तो वो ओवरऑल वो काजी साहब की तरफ उनका झुकाव है। तो ये अब केस आगे आने जा रहे हैं, तो मुझे लग नहीं रहा कि काजी साहब ने को जाना है, या ये है कि वो इससे पहले पहले इनको ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन ये वाला जो केस है ना मखसूस नशिस्तों वाला, ये मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट के लिए अब नागुज़ीर बना देगा कि उन्होंने किसी तरीके से आइनी तरमीम करके तो अपनी आइनी अदालत बनाए। तो ये वाली जनाब ये है ओवरऑल अदालत की सूरत हाल। अदालत में आज जो कुछ हुआ है या जो फ़ैसला है इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस है। अब जो है हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि जो एक पीटीआई का जलसा लाहौर में था वो कैसे नाकाम कैसे बनाया गया, और इसमें जो एक हुकूमत के अनसंग हीरोज़ हैं वो कौन है, कि जो एक अब देखें ना यानी कि पीटीआई की नज़र में वो विलन होंगे लेकिन हुकूमत की नज़र में वो हीरो होंगे, तो वो कौन है और क्या इन्होंने इस दफ़ा स्ट्रेटजी क्या इख्तियार की है। पहली बात तो ये है कि जो नंबर गेम की बात हो रही थी, तो नंबर गेम से हवाले से मैंने कुछ लोगों से पता किया जो कि उस जलसे को बड़ा करीबली मैं कह रहा हूँ माइन्यूटली या बहुत करीब से देख रहे थे, बल्कि ना सिर्फ करीब से देख रहे थे, वो जलसे में शरीक थे और वो गवर्नमेंट के लोग थे। तो उन्होंने कहा जी कि जलसा रुकावटों के बावजूद को 15-16 हज़ार बंदा उधर मौजूद था। ठीक है, बहुत सारी रुकावटें वगैरह थी, लेकिन इसके बावजूद लोग इतने को पहुँचे हैं 15-16 हज़ार। दूसरी जो बात है वो ये है कि जलसे वो ये टास्क किसको मिला हुआ था, ये सारे अमल को सैबोटाज करने का, ये पुलिस को मिला हुआ था। अब पुलिस में से आगे, पुलिस के भी कई डिपार्टमेंट है, उनमें से किसको मिला हुआ था, तो उनमें से आगे जो सीआईए पुलिस है उसको ये टास्क मिला हुआ था। और सीआईए पुलिस जो है वो उधर जो उनके सिपाही से लेके जो डीआईजी लेवल तक के लोग हैं वो उधर जलसे में फिर रहे थे। कई लोग जो हैं वो जो आए हुए थे उनका ये ख्याल था कि शायद जो एक मैनेजमेंट कमेटी है, लेकिन ये मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट की कमेटी थी, तो वो अपने लेवल पे जो एफर्ट कर रहे थे वो जलसे में उधर शरीक रहे। अब उन्होंने गेम क्या डाली, एक इनके 2 टारगेट थे। एक तो ये था कि हमने जलसा 6 बजे से आगे जाने नहीं देना। अब 6 बजे तक उसको कैसे इंश्योर करना है कि ये 6 बजे ख़त्म हो जाए, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन जो दूसरा इनका पॉइंट था वो क्या था, दूसरा इनका ये था कि हमने उधर से मफरूर लोगों को पकड़ना है, जो पीओज़ हैं, इनके जो मुख्तलिफ लीडर हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, जैसे हमाद है, तो उनको हमने गिरफ़्तार करना है। अब लेकिन ये हमाद पर इनकी नज़र तो थी, लेकिन हमाद को इसलिए गिरफ़्तार नहीं कर सके कि लोग बहुत ज़्यादा थे। चांस ये था कि ये इनकी ये एफ़र्ट जो है कि नाकाम ना हो जाए, या उधर लोगों के साथ जो है कोई आपस में कोई लड़ाई ना शुरू हो जाए, तो लिहाजा इन्होंने वो रिस्क तो नहीं लिया। लेकिन जो दूसरा काम इन्होंने किया कि ये जलसे को इंश्योर करने के लिए 6 बजे ख़त्म हो, वो इन्होंने क्या किया, वो बात जो है आपके दिलचस्पी की होगी और सुनने वाली भी है। वो इन्होंने ये किया कि जो उधर जलसे में जो लाइट्स वगैरह थी, उनकी जो तारें थीं, उनको इतने इतने फासले पे काट दिया कि अब अगर कोई वो तारें लगाना भी चाहेगा तो उसको इधर से इतनी करीब से तारें मिलेंगी नहीं, और वो इतनी जल्दी वो सारा इंतज़ाम कर नहीं सकता, और अगर वो मुरम्मत करते भी हैं तो उनको 2-3 घंटे उसमें लगने थे। और उस दौरान जो है वैसे ही एक रात अगर कोई हो रही है और शाम का टाइम है और अंधेरा पड़ रहा है और बिजली चली गई है, तो उधर तो वैसे एक भगदड़ वाली सूरत हाल होगी। और जो मफरूर टाइप लोग थे वो भी, उनको भी ये था कि पुलिस जो है उसने को हरकत की है अब जो है हमें पकड़ने के लिए, और जो आम शहरी थे और उनमें ख़वातीन जो थी उनको अपनी फ़िक्र थी कि हम इधर से कहीं खैर खैरियत से निकल जाएँ। तो लिहाजा इन्होंने जो तारें हैं, बिजली की तारें, वो फासले से काट दी किसी जगह पे, लंबे लंबे जो है तार, वो यानी कि उनमें से एक गैप दे दिया, ताकि कोई एक तो होता है ना कि बिल्कुल एक जगह से काट दी तो फिर तो होता है कि आप उसको जो है जोड़ लगा के तो ले जाते हैं। लेकिन अगर आपने लेट से कि कोई दरमियान में से किसी जगह पे को 5 फुट जो है तार वो काट दी, तो आप वो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी तो आपने किसी जगह से तार लेके आनी है ना, तो आपके पास इतना टाइम नहीं था।
तो लिहाजा इन्होंने एक बारीक गेम इस दफ़ा डाली और ये CIA की जिम्मेदारी थी, उन्होंने डाली और ये गेम उन्होंने की है। तो लिहाजा जो लाहौर में ये जो सारा हुआ है ये हुकूमत के पार्ट पे, जो उधर जो उनके हीरो थे यानी कि वो CIA वाले थे, CIA पुलिस वाले। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको पता है बड़ा हसास टॉपिक है कि नए DG ISA की तैनाती हुई है। और ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये ख़बर क्यों अच्छी ख़बर नहीं है, लेकिन ये है कि उससे पहले जो अच्छी ख़बरें हैं यानी कि वो मैं आपको बताऊंगा। और वैसे भी आपको पता है कि हमारे यहाँ एक रिवाज भी है कि जो बंदा नया आता है तो हम ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आदमी है, बहुत अच्छी शोहरत के मालिक हैं। जो चला जाता है उन्होंने बारे आंदे ने कि शुक्र है यानी कि अल्लाह ने मेहरबानी की थी कि चला गया, शुक्र है जान छटी। लेकिन यह है कि अब इनके हवाले से जो मैंने बातें सुनी हैं, ओवरऑल आपने भी बातें सुनी होंगी कि अच्छे इंसान हैं, बड़े कॉम्पिटेंट किस्म के ऑफिसर हैं। एक ये भी आता है इनका कि ये उधर PMA एकेडमी में जब थे एज अ कैडेट तो इन्होंने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लिया था। ये इटसेल्फ उनके काबिल होने की अलामत है कि ये एक तरह की एक उनकी एक एफर्ट और जो एक काबिलियत है उसकी डॉक्यूमेंटेशन है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। फिर उसके बाद ये है कि उन्होंने अमेरिका से और बरतानिया से कोर्सेज भी किए हुए हैं। फिर जो है इसके अलावा ये है कि अच्छी पोस्टों पे वो तैनात भी रहे हैं। लेकिन जो इनकी अच्छी पोस्टिंग है वो ज़्यादा जो हमें नज़र आ रही है वो आ रही है कि जो इनके जैसे स्टाफ कॉलेज क्वेटा है या जो कोई और एक दो इनके कॉलेजेस हैं। अब हमारे जो सिविलियन साइड पे एक प्रॉब्लम होता है कि आमतौर पे जो इस तरह के कॉलेजेस होते हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उधर आमतौर पे जिस बंदे को कोई और पोस्ट ना देनी हो तो उसको उधर लगा देते हैं। लेकिन फ़ौज में आमतौर पे जो बड़े पढ़ाकू किस्म के बड़े काम करने वाले एक इंटेलेक्चुअली बड़े साउंड लोग हैं उनको भेजते हैं। अब यह है कि मुझे पता है कि आपके जहन में कोई एक आर्गूमेंट आ रहा होगा जी कि फ़लाँ को भी तो लगाया ना, वो कैसे पढ़ाकू हैं, कोई दरमियान में इस तरह की एक्सेप्शन आ जाती हैं। तो लेकिन ये ओवरऑल इनकी अच्छी जगह पे उस लिहाज से पोस्टिंग रही है। अब ये है कि मैं ये तो वो चीज़ें हैं कि जो आपने सुनी हुई हैं। मैंने फिर यह है कि कोई 2-3 ऐसे लोग के जो इनको जानते हैं पहले से, जिनमें से एक ऐसे भी हैं कि जिनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है यानी कि जिनकी कमांड में काम किया हुआ है। मेरी उनसे भी बात हुई कि ये कैसे आदमी है। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने कहा जी कि जो अभी हमारे जो 3 स्टार की लाट है, जितने भी 3 स्टार जनरल हैं, ही इज़ द बेस्ट अमंग देम। और जो दूसरे हैं यानी कि एक दो और लोगों से बात की, उनकी भी यही राय थी। बाकी ये है कि ये जो बलोच रेजिमेंट से हैं, 12 बलोच से हैं, 12 बलोच से पहले अली कुली भी थे। इनके जो फादर हैं जो कि ख़ुद रावलपिंडी के कोर कमांडर रह चुके हैं, जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक, वो भी जो है 12 बलोच के थे। तो ओवरऑल और फिर ये है कि इस दफ़ा तो सोने पे सुहागा हो गया कि 2 आसम इकट्ठे हो गए ने। एक जो आसम है वो आर्मी चीफ हैं और दूसरे आसम जो हैं वो DG ISA हैं, ठीक है। और बाय द वे यानी कि उनके बारे में ये भी है कि उन्होंने PhD भी की हुई है इस पे जो है, यानी कि मैं अभी मज़ीद डिटेल नहीं देना चाह रहा, लेकिन यह है कि उनके बारे में ये है कि उन्होंने PhD भी की हुई है। यानी कि इंटेलेक्चुअली तो उनके बारे में एक अच्छी शोहरत है जी कि बड़े पढ़े लिखे, बड़े एक रियलिस्टिक हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो एक अदारे का एक अपना मिजाज होता है, उसकी अपनी नफ्सियात होती है। जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं जितना भी अच्छा इंसान हूँ लेकिन मैं हूँ जर्नलिस्ट ठीक है। तो एक एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते कई चीज़ों पे आपको इतराज़ होगा, लेकिन मेरा अगर कोई और जो मेरे कुलीग हैं वो कर रहे होंगे तो शायद मेरा टॉलरेंस लेवल आपकी निस्बत ज़्यादा हो उनके बारे में। इसी तरह ये फ़ौज में है या आगे ISA में जा रहे हैं, हो सकता है कि मुझे और आपको कई चीज़ों पे इतराज़ हो, लेकिन इनके ख्याल में जो वो चीज़ें रूटीन में चल रही हों या यानी कि उनका एक हमसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो। अब ये है कि ये ख़बर जो है अच्छी क्यों नहीं है। तो इसमें कोई मुझे क्या कहते हैं कि मैं ज़ाती तौर पे मुतासरीन में शामिल हूँ, और ज़ाती तौर पे इसलिए हूँ कि मुझे आइडिया था कि इनकी अपॉइंटमेंट हो रही है, और एज ए जर्नलिस्ट मैं क्या कर सकता था सिवाय इसके कि मैं ख़बर ब्रेक कर देता। तो मेरा आज ये इरादा था कि आज मैं आपको ये बताऊँगा कि काफ़ी जो लोग बात कर रहे थे कि जो रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं इस टाइम, उनके हवाले से बात चल रही थी कि उनको लगाया जा रहा है, लेकिन मैंने आपको आज यही बताना था कि वो नहीं लग रहे। ये जो जनरल आसम है इनके हवाले से बताना था कि ये लग रहे हैं, लेकिन यह है कि कुदरत को मंजूर नहीं था, और जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं उनको ये बात पसंद नहीं आई कि हम कोई स्टोरी ब्रेक कर लें। उन्होंने
जो है ना हमारी स्टोरी को रोकने के लिए पहले पहले ही उनकी अपॉइंटमेंट कर दी, और जो है मेरी खबर जो है राज ही टूट गई। तो मुझे इसलिए जो है जब मैंने खबर पढ़ी कि उनकी अपॉइंटमेंट होगी, मैं क्या ये तो अच्छी खबर नहीं, ये कोई रात कोई लेट नाइट दे देते या कल दे देते। तो ये है यानी कि जो एक बुरी खबर, तो इसलिए आज से बाकी जो है उनके बारे में अभी तो अच्छी आ रही हैं। आगे जो जो वक्त गुजरता है तो फिर हमें आइडिया होगा एज आ आईएसए चीफ़, और ऐसे टाइम पे आईएसए चीफ़ बनना कि जब ओवरऑल एक जो पॉलिटिकली पोलराइज किस्म की सोसाइटी हो, और फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी कैंपेन भी चल रही हो, और जो एक रायम है वो बड़ी एक अगेंस्ट हो। तो ऐसे टाइम पर जो आईएसए चीफ़ होना और चीज़ों को मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश भी है। तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।